हेलो टू ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की, तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है क्या। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है, और साथ ही साथ जो कुछ जो इनोवेशंस थे जिनको बिल्कुल इंडस्ट्री को बिल्कुल एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जो हम पहले इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, फिर इंडस्ट्री आई और फिर इंडस्ट्री कैसे फली फूली, ये वीडियो में हम लोग का मकसद है इस चीज को देखना, इस चीज को समझने का। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इंडिया के केसेस में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसकी तो हम बात करने ही वाले हैं, वो भी एक अच्छे तरीके से देखेंगे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस बेसिस पे काम करती है। लेकिन शुरुआत में जरूरत है बात करने की तो बैकग्राउंड की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन उससे पहले ये देखते हैं 4.0 सॉरी कह रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। 4.0 की तो एक अलग स्लाइड में बात करेंगे ही। तो सबसे पहले ये देखते हैं 4.0 है क्या, वो देख लेते हैं पहले एक नज़र में। तो उसके पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जो इंडस्ट्री जो 4.0 है या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0, वो किस पे काम करता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादातर जो ऑटोमेशन, जो मशीन लर्निंग जो होती उनसे रिलेटेड सारे फैक्टर्स हैं इसमें। जैसे कि अगर बात करें साइबर सिक्योरिटी की, बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी की, ऑगमेंटेड रियलिटी तो आपने सुना ही होगा, और जो बिग डेटा होता उसको प्रोसेस कैसे करना, ऑटोनोमस रोबोट्स अपने आप ही काम करते हैं जो बिना किसी एक तरह से सिर्फ ऑपरेट करने की जरूरत होती है और बस कुछ नहीं और काम कुछ नहीं। और साथ ही साथ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग को एक अलग लेवल पे ले जाना, सिमुलेशन का काम, और जो सिस्टम इंटीग्रेशन होता है उसका काम, और क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इस पे इंडस्ट्री 4.0 वर्क करती है। जैसे कि इंडस्ट्री 1.0 कैसे काम करते थे, शुरुआत में उसका मैकेनाइजेशन पे वर्क करती थी, स्टीम थी, पावर जो वेविंग लूम था उन पे काम करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फिर मास प्रोडक्शन होने लगा 2.0 में। क्यों? फिर पावर मतलब कि सेक्टर पे होने लगा था ये सारा काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। और फिर धीरे धीरे जो कंप्यूटर्स आए, फिर कंप्यूटर पे काम होने लगा, और फिर धीरे धीरे इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्क्स पे। देखिए, हम हर चीज की बात करेंगे अभी इस वीडियो में कि इंटरनेट इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0, इंडस्ट्री 4.0 कैसे कैसे आया, और साथ ही साथ इंडस्ट्री 4.0 की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ इंडस्ट्री 1.0 आने से पहले क्या क्या हुआ, ये सब चीजें बात करेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो शुरुआत में देखिए इंडस्ट्री कैसे आई। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या रहा, तो करीबन 18वीं से 19वीं सदी से पहले, या तो कह दें कि 1700 से जो टाइम था 1700 का, तो उसमें क्या हुआ कि पहले ब्रिटेन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो हाथ से या फिर लोग अपने घर पे करते थे, और या फिर बेसिक जो मशीन्स होती थी उनसे करते थे। फिर धीरे धीरे एक कह रहे हैं कि इनोवेशंस हुए। इनोवेशंस कैसे हुए? इनोवेशंस देखिए, जैसे कि जो 1764 में इंग्लिश मैन जो थे जेम्स हैंगरीस, उनने एक मशीन बनाई जिनका जिसका नाम है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का काम क्या होता है, ये धागे बनाती है, मल्टीपल स्पूल्स में ये धागे बनाने लगी। ठीक है, और फिर जाके 1780 के आसपास एक जो की इन्वेंशन हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, तो वो क्या था, पावर लूम, यानी कि ये कपड़े को सिलना या सिलाई का काम ये तरह से मशीनों के द्वारा होने लगा। ऐसा हुआ, और फिर धीरे धीरे जाके ये मशीन आई, मशीनों के द्वारा इंडस्ट्री स्थापित होने लगी। पहले क्या होता था, इंडस्ट्री होती थी उतने कम लेवल पे होती थी, लेकिन जो लेबर था वो काफी ज्यादा था, लेबर इंटेंसिव थी, मशीन पे इंटेंसिव नहीं थी। मतलब मशीनों का काम बहुत ही कम होता था, और इसी कारण जो लोग होते थे उनको एक अच्छी इनकम नहीं मिलती थी, अच्छी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, और तो उन्हें और भी काम पे देखना पड़ता था। जैसे कि खेती बाड़ी कहते हैं, और कोई काम तो बचता नहीं, फिर खेती बाड़ी ये सब पशु वशु जो भी हो, ये उस पे इन्हें एक तरह से टेंड होना पड़ता था, उन पे डिपेंड होना पड़ता था। ठीक है, फिर जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ।
तो फिर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर पावर सेक्टर, स्पेशल पर्पस मशीनरी और फैक्ट्री स्थापित होने लगी, फिर मास प्रोडक्शन होने लगा जिसे 2.0 कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 2.0 में जो आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस लेवल पे आई, मतलब कि ये जो आयरन और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी ग्रो करी सही तरीके से। आयरन का काम जिसका मतलब कि जिससे कुकिंग अप्लायंसेस बनाने जाने लगे, और फिर जो शिप्स थी उनको बनाए जाने लगा, और फिर धीरे धीरे ये जो ओवरऑल जो स्टीम इंजन और शिप्स पे काम होने लगा, ये 2.0 में एक तरह से होने लगा, ठीक है। और फिर अच्छा, जो रिवोल्यूशन आया वो कहाँ सबसे पहले आया? वो सबसे पहले ब्रिटेन में आया, ठीक है। ब्रिटेन में रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, और फिर जाके पहले देखिए ब्रिटेन में आया, फिर जो रेस्ट ऑफ ब्रिटेन है, मतलब कि और भी जो रेस्ट ऑफ यूरोप है, और मतलब कि यूरोप की जो और भी कंट्रीज हैं उनके बीच में भी ऐसा लगा कि हाँ यूरोप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा, उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और क्यों बढ़ी है? सिर्फ इसी कारण बढ़ी है, तो इस हमें भी इसके बीच में आना चाहिए। तो और भी जो कंट्रीज हैं वो आई, ठीक है। और फिर जाके जो अमेरिका में इसकी जो जड़ें हैं वो उसने एक मजबूती लेना शुरू की। देखिए अमेरिकन जो सिविल वॉर हुआ था वो कब हुआ था? जो अमेरिकन सिविल वॉर जो 1861 से लेके 1865 के बीच हुआ, उसके बाद अमेरिका में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 कहते हैं। क्या 2.0 सॉरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि दूसरी औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा। अब देखिए कौन कौन से इनोवेशंस हैं जिसके कारण ये पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उन जो इनोवेशंस हैं उनकी बात करते हैं। देखिए पहला तो आया स्टीम इंजन, ठीक। उसके बाद फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, कॉटन गेन, टेलीग्राफ, सीमेंट, मॉडर्न रोड्स, बेसिमर प्रोसेस, पावर लूम। इन्हीं के कारण इंडस्ट्री एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाई, और ताकि फिर जाके इंडस्ट्री जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 कहते हैं, वो हुआ, ठीक है। तो ये तो चलो बात हुई कि कौन कौन से इनोवेशंस थे। अब ये देखते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे फला कैसे फूला। तो देखिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे किस पे काम होता था? वाटर और स्टीम पावर पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसने फिर अपनी जो चीजें हैं उसको शिफ्ट किया एक तरह से लार्ज प्रोडक्शन और जो लार्ज फैक्ट्रीज हैं उन पे शिफ्ट किया। पहले क्या होता था? फिर सिर्फ कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, और कॉटेज इंडस्ट्री से शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? लार्ज प्रोडक्शन इंडस्ट्री, यानी कि जो कि सबसे ज़्यादा माल बनाने में एक तरह से लगे रही, एक तरह से काफ़ी ज़्यादा जो फैक्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। और फिर जाके सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। देखिए सेकेंड इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक पावर मतलब कि ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होने लगा, ताकि जो लार्ज स्केल जो मशीन्स होती हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, ताकि प्रोडक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। और साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो इलेक्ट्रिक सेक्टर ये भी ग्रो किए, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी से ही सब काम होने लगा तब तो ये भी ग्रो करने एक तरह से लाजमी ही थे। और फिर जाके जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसने एक तरह से जो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसका बात को किसने आधार दिया? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर के ही द्वारा थर्ड रिवॉल्यूशन आया। कंप्यूटर ने क्या किया? कंप्यूटर ने देखिए एक तरह से जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको ऑटोमेशन पे लाया जाए, मतलब कि अपने आप ही एक कोई आदमी आ जाए उसे ऑपरेट कर दे, फिर सारा काम अपने आप मशीनों के द्वारा चलता रहे। मतलब कि फिर मशीनें कंप्यूटर से कनेक्ट होने लगी और फिर प्रोडक्शन और भी ज़्यादा आगे होने लगा, और इसे थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। और फिर जाके इस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल पे लाया गया। फिर क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि अब जितना इंसान का काम था उसको और भी कम कर दिया गया। मशीन अपने आप ही सब कुछ जो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अंदर ही अंदर एनालाइज करने लगी, उसी को मशीन लर्निंग, मतलब कि उसी के मशीन लर्निंग के हिसाब से अपने आप काम के हिसाब से सब चीज़ें होने लगी। और इंसान जो ह्यूमन को बहुत ही कम काम करना पड़ा, और जो उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स जो ज़्यादातर रिसोर्स है डिजिटल हुआ, जैसे कि फिजिकल हुआ, और साथ ही जो जो कंप्यूटराइज जो ऑटोमेशन जो लर्निंग होती, इनको मिला के एक तरह से इनका फ्यूजन कर दिया गया, एक तरह से जोड़ दिया गया,
और फिर जाके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हल्का फुल्का तो बात कर ही लिया था। अब देखते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता क्या है। देखिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक जैसे कि जो थर्ड रिवॉल्यूशन के बेसिस पे, थर्ड रिवॉल्यूशन किस पे था, कंप्यूटर पे था। अब कंप्यूटर को नेक्स्ट लेवल पे ले आए तो क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर नेक्स्ट लेवल पे उसी के हिसाब से लर्निंग करेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग होती है, ऑटोमेटिक अपडेशन होता है, इनके बेसिस पे अगर रखेंगे तो क्या होगा, तो फोर्थ रिवॉल्यूशन होगा। इस पे काम और भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। एक तरह से जो जो टेक्नोलॉजीज है अलग अलग, उनको एक ही साथ अच्छे तरीके से लाया जाएगा। जो फिजिकल होते हैं, जो डिजिटल है, जो बायोलॉजिकल स्फीयर्स है, इनके बेसिस पे, मतलब कि सारी चीजों को कनेक्ट करा के इंडस्ट्री को ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनसे कनेक्ट करा दिया गया और फिर ये नेक्स्ट लेवल पे हो गया। ठीक है, ये फोर्थ रिवॉल्यूशन का ओवरव्यू है। ठीक है, अब फोर्थ रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या होता है, मतलब कि फोर्थ रिवॉल्यूशन किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, क्या चीजें इंप्रूव करेगा और कैसे काम करेगा फोर्थ रिवॉल्यूशन। जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो इंडस्ट्री 4.0 कह दें तो, देखिए जो इंडस्ट्री 4.0 है वो काम करेगा सबसे पहले जो सर्विसेज सेक्टर है और जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको इंप्रूव करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो रिलायबिलिटी है, मतलब कि एक दूसरे चीज़ों पे जो रिलायबल सेक्टर्स होते हैं, और साथ ही जो प्रोडक्शन है उसको भी इंप्रूव करेगा। और साथ ही जो आईटी सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, और जो रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है कि कितना रिसोर्सेज कैसे लगना चाहिए, और जो उसका वेस्ट बहुत ही कम से कम करना, और साथ ही साथ जो मशीन सेफ्टी है और जो अच्छी वर्किंग कंडीशंस हैं। देखिए फोर्थ लेवल पे जो 4.0 है उस पर और भी ज़्यादा फायदे हैं, जैसे कि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, रोजगार को एक तरह से जो इनकम बढ़ जाएगी सबसे पहले तो, और साथ ही साथ जो लोगों की सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखी जाएगी, ताकि इससे बिल्कुल रिस्क का जो फैक्टर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। बस साइबर रिस्क तो एक अलग बात हो जाती है, उस पर भी काम चल ही रहा है, काम कर ही रहे हैं सरकार। ठीक है, तो ये चीजें इंडस्ट्री 4.0 के इंपैक्ट है, मतलब कि इन चीजों में फायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया के केसेस में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ने किस तरीके से फला फूला। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया को सबसे पहले कैसे जाना जाता था, इंडिया को सबसे पहले जाना जाता था उसके हैंडीक्राफ्ट से, क्योंकि वो मुगल पीरियड्स में उसके जो हैंडीक्राफ्ट थे वो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट, जो पूरी वैश्विक बाजार थी, वहाँ फेमस थे। और फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश जो कॉलोनियल जो पीरियड था उसमें ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्हीं के कारण जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था इंडिया में काफी ज्यादा देर में आया। देर में क्यों आया, क्योंकि देखिए जो इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो सिर्फ जो कॉटन थे, जो मतलब कि कपड़े जो बनाते थे, उसी टाइप की फसल बोए, ताकि फूड्स वगैरह जो फूड्स ग्रेन्स है उनकी फसल ना बोए। इसी कारण एक बहुत ही ज्यादा फेमाइन आ गई थी, एक तरह से भुखमरी का एक केस आ गया था इंडिया के केस में। उसी कारण ये जो फार्मर्स के कारण उनके गरीबी भी बढ़ गई, उसी कारण जो फेमाइन भी आ गई। और फिर जाके जो हालांकि रेवोल्यूशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडस्ट्री स्थापित हुई, लेकिन सिर्फ कौन सी स्थापित हुई, कॉटेज इंडस्ट्री। और कॉटेज इंडस्ट्री क्यों हुई, कॉटेज इंडस्ट्री सिर्फ इसीलिए हुई कि ताकि ये सारा जो माल है ये कहाँ पे भेजा जा सके, रॉ मटेरियल कहाँ पे, ब्रिटेन भेजा जा सके। और ब्रिटेन क्या करता था, इनको मैन्युफैक्चर करके इनको कपड़ा बना के फिर से इंडिया में इंपोर्ट कर देता था, मतलब कि ब्रिटेन को डबल फायदा होता था। ठीक है, और उसी कारण जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में काफी ज्यादा लेट में हुआ, और करीबन जो फिर जाके जो क्या हुआ कि कॉटन को जो कॉस्ट थी उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया 85% तक। क्यों, जो जो स्टीम पावर था उसके यूज के कारण। और धीरे धीरे जो ब्रिटेन की, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे ये सब होने लगा था कि पहले क्या होता था, पहले जब कॉटन जो इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री जब बाहर ब्रिटेन में जब एक्सपोर्ट करी जाती थी, तो वहां पे इंडिया का ये जो माल था उसका काफी ज्यादा एक तरह से डिमांड थी। और इसी कारण जो उनकी इंडस्ट्रीज थी वो एक तरह से उनकी जो डिमांड काफी कम होने लगी, तो उन्हें बिल्कुल इसे रोकना पड़ा। और फिर जाके कॉटन का जो कॉस्ट है उसको 80 या तो 85% तक रिड्यूस कर दिया गया।
और दूसरे हाथ तो जो ब्रिटिश के ऐसे लॉस थे, एक तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने इंडिया को में कॉज किया, एक तरह से जो ब्रिटिश के प्रोटेक्शनिस्ट लॉस थे उन्हीं के कारण। और जो फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री जो शुरू हुई, फिर इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 3.0 आया इंडिया में, जो ओवरऑल जो बेस है पर्सनल कंप्यूटर्स और इंटरनेट और आईसीटी पे। और फिर 4.0 आया। मतलब कि शुरुआत में इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े सेक्टर पे ग्रो नहीं की, जहाँ जो ब्रिटेन और जो अमेरिका जो यूरोप में चल रहा था वो इंडिया के केसेस में ऐसा नहीं था। वो सिर्फ जो ब्रिटिश का जो राज था इंडिया के ऊपर उसके कारण। चलिए ये तो बात हो गई कि ये बैकग्राउंड क्या था। अब ये देखते हैं कि इंडस्ट्री रिवोल्यूशन जो 4.0 है वो इंडिया को किस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है उसको एलिविएट करेगी। और दूसरा जो एक हेल्थ सेक्टर है उसमें क्या करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो डायग्नोस्टिक्स होती हैं, जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जो पैंडेमिक का पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना, और साथ ही साथ एक तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे इन सब चीज़ों को ले जाना, इस पे काम करेगा। और साथ ही जो फार्मर की जो इनकम है, फार्मर को भी फायदा देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि जो उनकी जो फसल होती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज की जा सके, ताकि एक ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकें। देखिए पहले क्या होता था, अगर आपको ये तो इतना मालूम ही होगा कि पहले किसान हल से खेती करते थे, फिर ट्रैक्टर आया, फिर और भी ज़्यादा ऐसी टेक्नोलॉजीज आती रही। तो इसमें ऐसा ही बताया जा रहा है कि 4.0 में जो मशीन लर्निंग होगी, मशीन टेक्नोलॉजीज होंगी, उनसे किसान की भी जो उपज है उसको भी एक अच्छी दाम मिलेगा और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा उपज की जा सकेगी। और साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ईज ऑफ लिविंग के तौर पे भी काम किया जा सकेगा, क्योंकि जो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके द्वारा ये वर्क करेगा। और साथ ही साथ इंडिया ने अभी जो अपनी ड्रोन पॉलिसी जो अनाउंस की है वो भी इस सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें भी अच्छे तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ताकि एक सिक्योरिटी, एक ट्रैफिक और एक मैपिंग जो ड्रोन पॉलिसी है उसके हिसाब से सेट की जा सके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जहां हम लोगों ने ओवरऑल कुछ बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, बहुत सारे जो वीडियो के पॉइंट्स थे उन पे डिस्कस किया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।